गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि सोना ही क्यों, व्हाई गोल्ड, राइट। हम फैमिली में आप देख रहे होंगे कि जनरेशन टू जनरेशन हम लोग सोना खरीद रहे हैं। आपके परदादा ने खरीदा होगा, दादा ने खरीदा होगा, आपके पिताजी ने खरीदा होगा, आप खरीद रहे हो, राइट। तो सोना ही क्यों, आप बाकी मेटल क्यों नहीं खरीदते? उसके पीछे की रीजंस क्या है? और सबसे पहला मेन चीज़ कि गोल्ड को, सोने को सोना ही क्यों बनता है, गोल्ड गोल्ड ही क्यों है, बाकी मेटल क्यों नहीं है? तो ये सब चीज़ों का सवाल है। और सबसे मेन चीज़ का सवाल अभी के एनवायरनमेंट में कि सोने की प्राइजेस क्यों बढ़ रही है, राइट। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो सोने का प्राइस ड्राइव कर रही है, जो प्राइस उसका राइज कर रही है डेली? तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं बहुत रिसर्च के बाद लेके आया हूँ कि 3-4 चीज़ें ऐसी है जो गोल्ड का प्राइस बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही अभी गोल्ड के फेवर में है कि यहाँ से गोल्ड बहुत बढ़ने वाला है। तो वेलकम गाइज, माय नेम इज हरीश कवड़कर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट forget to subscribe and press the bell icon, right? हाय, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करें, सवाल मेरे मन में बहुत पहले आया था कि सोने की कीमतें बढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो थोड़ा टाइम निकल गया, मैं थोड़े मेरे काम में बिजी हो गया और वो सब्जेक्ट मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन अभी जब सोने की कीमतें बढ़ रही थी तो मैं देख रहा था कि वाई गोल्ड प्राइजेस आर राइजिंग, राइट। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ गोल्ड, कि सोना क्या है, और व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द गोल्ड, राइट। सो उसकी कीमतें क्यों बढ़ रही है, उस कीमतें बढ़ने के पीछे क्या कारण है, राइट। और उसमें इन्वेस्ट करने के बढ़िया तरीके क्या है। तो वेलकम टू टुडेज वीडियो प्रेजेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज गोल्ड, राइट। चलिए स्लाइड देखते हैं। गोल्ड इज अ केमिकल एलिमेंट विद अ सिंबल ऑफ Au, राइट। तो Au का मतलब लैटिन में होता है ऑरम एंड एटॉमिक नंबर 79, making it one of the higher atomic number elements that occur naturally. In a pure form, it is a bright, slightly reddish yellow, dense, soft, malleable, and ductile metal. Chemically, gold is a transition metal and a group 11 element. It is one of the least reactive chemical element and is solid under standard condition. तो गोल्ड एक केमिकल चीज है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, राइट। सॉरी, ग्रुप 11 एलिमेंट में आता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 है। और ये सॉलिड कंडीशन में बहुत हार्ड रहता है, रेडिश येलो दिखता है, रेडिश येलोइश दिखता है, राइट। दो गोल्ड इज अ क्वाइट अबंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई पॉपुलरिटी, इट बिकम्स वेरी वैल्यूएबल, राइट। अनदर रीजन ड्यू टू विच गोल्ड वर्क्स वेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज बिकॉज गोल्ड डज नॉट readily oxidize, thus it maintains a constant weight, right. Other metals such as iron rust and copper gets oxidized. तो ये सोने की बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये रस्ट होता नहीं, ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो जैसा है वैसा ही रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एलिमेंट है जिसको आप हिंदी में धातु बोल सकते हो, जिसका एटॉमिक नंबर 79 है और 11 टेबल नंबर में आता है ये केमिस्ट्री में। ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर रस्ट पकड़ेगा नहीं और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हिस्ट्री ऑफ गोल्ड, गोल्ड की हिस्ट्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड सोना हम लोग जनरेशन से अपने फैमिलीज में देख रहे हैं, लेकिन व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड क्या है? द गोल्ड, चलिए देखते हैं स्लाइड में। हिस्ट्री ऑफ गोल्ड, द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफन रेफर टू टू की पीरियड्स इन हिस्ट्री। दो पीरियड है हिस्ट्री में, दैट ऑफ द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड एंड दैट ऑफ द पोस्ट ब्रेटन वुड्स गोल्ड पेग एक्सचेंज रेट स्कीम। तो दो दो इसमें क्राइटेरिया है, यानी दो पॉइंट रेफर किया हुआ है। एक है क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा है ब्रेटन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट। गोल्ड हैज ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड। मॉनेटरी सिस्टम यानी जो पैसा पूरी दुनिया में जो घूमता है, जहाँ से इंटरेस्ट रेट और पूरा बिजनेस चलता है इकोनॉमी के कारण, तो वो सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
गोल्ड कॉइन्स वेयर फर्स्ट स्ट्रक ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग क्रॉसोस ऑफ लाइडिया। ये जो किंग है, किंग क्रॉसोस ऑफ लाइडिया, एन एरिया दैट इज नाउ पार्ट ऑफ टर्की, अभी ये टर्की का पार्ट है, अराउंड 550 BC बिफोर क्राइस्ट। दे सर्कुलेटेड एज करेंसी इन मेनी कंट्रीज बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी। तो ये जो किंग है इसने गोल्ड कॉइन करेंसी के हिसाब से वो प्ले कर रहा था उसकी खुद की कंट्री में, जो कि अभी टर्की का पार्ट है। ये बात पुरानी है 550 BC की, राइट। वंस पेपर मनी वॉज इंट्रोड्यूस, जब पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया, करेंसी स्टिल मेंटेन एन एक्सप्लिसिट लिंक टू गोल्ड। अभी भी समझो पेपर करेंसी है लेकिन इसका कनेक्शन गोल्ड से है। द पेपर बीइंग एक्सचेंजेबल फॉर गोल्ड ऑन डिमांड। ध्यान से सुनिए, द पेपर बीइंग एक्सचेंजेबल फॉर गोल्ड ऑन डिमांड। By the late 19th century, many of the world's major currencies were fixed to gold at a set price, right, per ounce, under the gold standard, and this persisted in different forms for about 100 years. तो गोल्ड करेंसी जो चल रही थी कि गोल्ड एज ए करेंसी यूज करना जो चल रहा था वो कम से कम 100 साल तक चला है। तो ये गोल्ड की हिस्ट्री है कि जो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था किंग क्रॉसोस ऑफ लाइडी, जो ये करेंसी उसने प्ले की थी गोल्ड की। तो ये हिस्ट्री है गोल्ड की, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, गोल्ड अभी का नहीं है, गोल्ड बहुत पुराना है। तो उसमें दो पार्ट बताए थे, एक गोल्ड क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड बताया था और दूसरा ब्रेटन वुड का बताया था। तो इसमें पहला आता है हिस्ट्री ऑफ गोल्ड, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। तो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड में आता है द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज अ सिस्टम अंडर विच नियरली ऑल कंट्रीज फिक्स द वैल्यू ऑफ देयर करेंसीज इन टर्म्स ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो ये सिस्टम का क्राइटेरिया ये था कि सब कंट्री अपनी करेंसी फिक्स करेंगे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, राइट। तो जितना करेंसी प्रिंट करना है उतना गोल्ड आपके पास चाहिए, जो भी उसकी टर्म्स एंड वैल्यूज रहेंगी वो हिसाब से, और लिंक देयर करेंसी टू दैट ऑफ अ कंट्री व्हिच डिड सो। डोमेस्टिक करेंसीज वेयर फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। जो डोमेस्टिक करेंसी आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेटेड एज अ डोमेस्टिक करेंसी अलॉन्ग साइड कॉइन्स ऑफ अदर मेटल्स एंड नोट्स। तो वो टाइम पे लोगों ने गोल्ड की करेंसी दी थी, राइट, पेपर करेंसी भी दी थी और अदर मेटल के वो कॉइन्स भी दे सकते हैं, विद द कंपोजिशन वेरिंग बाय कंट्री एज ईच करेंसी वॉज फिक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर एक जो करेंसी है वो गोल्ड के हिसाब से फिक्स किया हुआ है। एक्सचेंज रेट बिटवीन पार्टिसिपेटिंग करेंसीज वेर आल्सो फिक्स्ड। तो एक्सचेंज रेट्स जो रहते हैं एक ए कंट्री का और बी कंट्री का, वो भी फिक्स किया हुआ रहता है कि कौन से एक्सचेंज से ये होगा। जैसे आप USD INR देखो कि US डॉलर और इंडियन रुपीज़ का कितने रुपीज़ का कनेक्शन है, $1 कितने रुपए में है। वैसे पाउंड है, बहुत सारी करेंसीज है जिसके हिसाब से आप इंडियन रुपीज़ देख सकते हो कि रिलेशन में कितना रुपए देना होता है एक उनका डॉलर लेने के लिए, उनका एक पाउंड लेने के लिए। एक क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था। दूसरा हिस्ट्री में आया, उसका नाम था, सॉरी, वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो वर्क कैसे करता था, हाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क, राइट। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड अ कंट्रीज मनी सप्लाई वाज लिंक टू गोल्ड। तो कंट्री का सप्लाई जो था मनी का वो लिंक था गोल्ड से। द नेसेसिटी ऑफ बीइंग एबल टू कन्वर्ट फिएट मनी into gold on demand strictly limited the amount of fiat money circulated to a multiple of central banks gold reserve। तो ये सेंटेंस का मतलब है कि जितना गोल्ड रिजर्व है उतना ही आप मनी प्रिंट कर सकते हो और उतना ही आप सर्कुलेट कर सकते हो पूरी इकोनॉमी में। मोस्ट कंट्रीज हैड लीगल मिनिमम रेशियोज ऑफ गोल्ड टू नोट्स। गोल्ड टू उनका जो पेपर करेंसी उसका एक रेशियो स्टैंडर्ड था बहुत सारी कंट्रीज का। इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंसेस वेयर सेटल्ड इन गोल्ड। जो दूसरे कंट्री से जो बिजनेस होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, वो भी सेटल होता था गोल्ड में। कंट्रीज विद अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस वुड रिसीव गुड इनफ्लोज। जो कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था यानी उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा था, राइट, तो वो टाइम पे उनके पास गोल्ड इनफ्लो बहुत होता था क्योंकि वो करेंसी में नहीं होता था, गोल्ड में होता था। तो जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा उसके पास गोल्ड ज़्यादा इनफ्लो होगा। वाइल कंट्रीज इन डिफिसिट वुड एक्सपीरियंस एन आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। जो ज़्यादा मटेरियल अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, ज़्यादा गुड्स अपने साथ इंपोर्ट करते थे, वो गोल्ड दूसरे कंट्री को देना होता था, राइट, तो डेफिसिट होते थे गोल्ड में। इन थेरी इंटरनेशनल सेटलमेंट इन गोल्ड मीन दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज सेल्फ करेक्टिंग। तो इसका मतलब ये था
कि जो भी गोल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड इज सेल्फ करेक्टिंग था। जो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उसको गोल्ड ज़्यादा आएगा, वो गोल्ड सरप्लस हो जाएगी, और जो कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करेगी वो गोल्ड दूसरे कंट्री को देगी। इसका मतलब वो सेल्फ करेक्टिंग था। जो भी करेंसी थी गोल्ड थी और गोल्ड में ही एक्सचेंज होता था, राइट। अ कंट्री रनिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट वुड एक्सपीरियंस एन आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, राइट, जो अपन ने देखा। अ रिडक्शन इन मनी सप्लाई, अगर उन्होंने इंपोर्ट ज़्यादा किया और गोल्ड ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया तो उनके यहाँ का कंट्री का मनी का सप्लाई रिड्यूस होता था, राइट। अ डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्राइजेस लेवल, उनकी प्राइजेस डोमेस्टिक में कम होती थी। अ राइज इन कम्पिटिटिवनेस एंड देयरफॉर अ करेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यहाँ की कीमतें अगर कम हो गई, ज़्यादा सोना बाहर हो गया तो वो प्राइजें करेक्ट होती थी। द रिवर्स वुड बी ट्रू फॉर कंट्रीज विच बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उनके पास ज़्यादा रहेगा। दिस वॉज द सो कॉल्ड प्राइस species flow mechanism set out of by 18th century philosopher and economist David Hume, right। इसको बोलते हैं प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म, राइट। ये टर्म कॉइन की थी डेविड ह्यू ने। चलिए अभी सेकंड सिस्टम देखते हैं। पहला सिस्टम देखे थे गोल्ड स्टैंडर्ड में कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था गुड्स का वो कंट्रीज को गोल्ड मिलता था, ना कि उनकी करेंसी मिलती थी, और जो भी करेंसी वो कंट्री में चलती थी वो गोल्ड कॉइन चलती थी, राइट। अभी सेकंड आया है द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड की हिस्ट्री क्या थी और गोल्ड वर्क कैसे करता था वो टाइम पे। The Bretton Woods system, it was clear during the Second World War that a new international system would be needed to replace the gold standard after the World War ended, right। अभी ये गोल्ड ट्रेडिशनल गोल्ड सिस्टम से ये ब्रेटन वुड सिस्टम क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, वो टाइम पे अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम था और वो टाइम पे गोल्ड देना और लेना एक्सचेंज करना बहुत डिफिकल्ट था, तो ये नीड बनी थी वो टाइम पे। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था द ब्रेटन वुड सिस्टम। The design for it was drawn up at the Bretton Woods Conference. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई इन द यूएस इन 1944। 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। यूएस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस नेसेसिटेड द डॉलर्स बीइंग एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो उनका एक नेसेसरी बना कि डॉलर सिस्टम के बीच में रखे, डॉलर सिस्टम के सेंटर में रखे और उसके आजू बाजू डिजाइन सिस्टम सेट करे। आफ्टर द चाउस ऑफ द इंटर वॉर पीरियड देयर वॉज अ डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी। वॉर के बाद में एक डिज़ायर बना, लोगों को एक लगा कि एक स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। विथ फिक्स एक्सचेंज रेट सीम एज इसेंशियल फॉर ट्रेड, जो फिक्स एक्सचेंज रेट रहेगा वो इसेंशियल बनेगा, बट ऑल्सो फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन द ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड हैड प्रोवाइडेड। द ब्रेटन वुड सिस्टम वॉज ड्रॉन अप एंड फिक्स द डॉलर टू गोल्ड एट द एग्जिस्टिंग पैरिटी ऑफ $35 पर ऑन्स। तो यहाँ अपने यहाँ पे सोना 10 ग्राम के डिनोमिनेशन में देखा जाता है, वहाँ पे आउंस में देखा जाता है। तो एक आउंस बोले तो 28 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम होता है। और वो टाइम पे उन्होंने वो सिस्टम डिज़ाइन किया, एक यूएस 35 पर आउंस। तो एक आउंस का उन्होंने प्राइस रखा $35। ये सिस्टम डिज़ाइन हो रहा था। वाइल ऑल अदर करेंसीज एट फिक्स, बाकी सब करेंसी उसके हिसाब से फिक्स होगा, बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट टू द डॉलर, बट एडजस्ट होगा एक्सचेंज रेट टू द डॉलर। डॉलर का एक्सचेंज का रेट होगा उसके हिसाब से उनकी कंट्री के रेट फिक्स होगा। अनलाइक द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, कैपिटल कंट्रोल्स वर परमिटेड टू एनेबल गवर्नमेंट्स टू स्टिमुलेट देयर इकोनॉमीज विदाउट सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट पेनल्टीज, राइट। तो क्लासिकल गोल्ड सिस्टम में जो कैपिटल कंट्रोल परमिट करते थे गवर्नमेंट एक दूसरे के लिए, टू एनेबल गवर्नमेंट टू स्टिमुलेट देयर इकोनॉमी, इकोनॉमी स्टिमुलेट करने के लिए जो कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो अभी इजी होने लगा ब्रेटन वुड सिस्टम में, क्योंकि डॉलर के हिसाब से इंटरनेशनल करेंसी एक इस्टेब्लिश हो रही थी। ठीक है, तो दो सिस्टम अपन ने देखा अब तक। पहला सिस्टम देखा था कि क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा ब्रेटन वुड सिस्टम, राइट। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड एज अ रिजर्व करेंसी है। गोल्ड एक करेंसी है। गोल्ड ना कि एक मेटल है, ना कि एक केमिकल है। वो तो है, गोल्ड केमिकल भी है और मेटल भी है, लेकिन गोल्ड एज अ करेंसी है, ये कभी भी ध्यान रखिए। अ गोल्ड रिजर्व वाज द गोल्ड हेल्ड बाय अ नेशनल सेंट्रल बैंक।
गोल्ड रिजर्व का मतलब होता है कि वहाँ के सेंट्रल बैंक ने वो कितना रिजर्व किया है, इसका मतलब होता है कि गोल्ड रिजर्व इंटेंडेड मेनली एज अ गारंटी टू रिडीम प्रोमिसेस टू पे डिपॉजिटर्स और नोट होल्डर्स। इसकी एक गारंटी होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व क्यों रखती है, क्योंकि आपके नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का रखता हूँ, उस पर लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज, ऐसा कुछ तो सेंटेंस लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गोल्ड करेंसी के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर आपने करेंसी की वैल्यू अगर देखनी है तो उसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गोल्ड रहता है, वो उतना गोल्ड आपको देने के लिए लायबल रहता है। इन ट्रेडिंग पेयर्स ड्यूरिंग द एयर्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो कभी डिवेल्युएट नहीं होती है। और टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ द नेशनल करेंसी, नेशनल करेंसी का सपोर्ट के लिए गोल्ड रिजर्व होना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 100 रुपीज़ का करेंसी है और इसके ऊपर लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज़ 100, सम ऑफ रुपीज़ 500, जो भी करेंसी का नोट रहेगा वो। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? अब प्रॉमिस टू पे, इसका मतलब है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पे करने के लिए। इज प्रिंटेड ऑन द करेंसी नोट just to ensure that the RBI has reserved the gold equal to the value of printed currency। तो इसका मतलब है अगर आपने 100 रुपीज़ के आपके पास नोट है तो गवर्नमेंट ने अगर लिखा है उसके ऊपर RBI कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये पैसा अदा करता हूँ, तो इसके पीछे गोल्ड है, ना कि वो पेपर है, उसके पीछे गोल्ड है। आप कभी भी ध्यान में रखिए, गोल्ड है। दिस promissory note ensures to the note holder that the RBI can't be defaulter in any case। इसके पीछे का मतलब होता है कि जो भी आपकी सेंट्रल बैंक है आपके कंट्री की, इंडिया में आरबीआई है, वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। सिचुएशन हो सकती है, सिविल वार हो सकता है, वर्ल्ड वार हो सकता है, और नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी आ सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो वो कंट्री के नोट के पीछे, करेंसी के पीछे उतने रुपीज का गोल्ड रहता है वहाँ की सेंट्रल बैंक के पास, और वो आपको देने का प्रॉमिस रखती है। If somebody holds 100 rupee currency note, that he need not to worry about the exchange value, right? Exchange value, कोई ये नहीं बोल सकता कि 100 रुपीज़ की नोट दी तो इसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है, नहीं। Because in any situation the RBI, that is Reserve Bank of India, is liable to pay him equal to the value of 100 रुपीज़। तो उसको गोल्ड उतने रुपीज़ का देना उसका प्रॉमिस रहता है, राइट। तो गोल्ड है, रिजर्व करेंसी है। जो आपको करेंसी की नोट दिखते हैं 100, 500, ये तो करेंसी है, लेकिन उसके पीछे का प्रॉमिस रहता है कि उतने रुपीज का आपको गोल्ड देने का प्रॉमिस रहता है, राइट। तो ये सब अपन ने देखा कि गोल्ड की हिस्ट्री क्या थी, स्टैंडर्ड गोल्ड क्या थे, ब्रेटन वुड सिस्टम देखा, और गोल्ड एज ए रिजर्व करेंसी भी क्यों है, क्योंकि वो नोट के पीछे लिखा रहता है, राइट। तो गोल्ड अभी क्यों, अभी की स्लाइड जो आई है, व्हाई गोल्ड नाउ, गोल्ड अभी क्यों, अभी क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हर एक इन्वेस्टर के जहन में आना चाहिए कि गोल्ड अभी क्यों, व्हाई गोल्ड नाउ। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं व्हाई गोल्ड नाउ। गोल्ड हैड सर्व एज मनी फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। बहुत सालों से गोल्ड एक मनी के हिसाब से चलता रहा पूरी वर्ल्ड में। जैसे अपन ने देखा कि वो टर्की का किंग था, उन्होंने भी गोल्ड की कॉइन चलाई थी, तो ये बहुत सालों तक चला अंटिल 1971 when the gold standard was abandoned for a fiat currency system। गोल्ड को पीछे रखा, गोल्ड को उसके पीछे का टर्म्स एंड वैल्यू रखा, और उसके बीच में डॉलर रखा कि जो सेंट्रल इंटरनेशनल करेंसी रहेगा, और उसके आजू बाजू सब फिएट करेंसी का सिस्टम बनाया। सिंस दैट टाइम गोल्ड हैज़ बीन यूज एज एन इन्वेस्टमेंट। तब से गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के तौर से देखा जाता है। गोल्ड इज ऑफन क्लासिफाइड एज अ कमोडिटी, उसको कमोडिटी भी बहुत सारे लोग कहते हैं। हाउएवर इट बिहेव्स मोर लाइक ए करेंसी। अगर कमोडिटी है लेकिन एक करेंसी के हिसाब से बिहेव करता है। बहुत सारा आपने देखा होगा कमोडिटीज़ की, ऑयल कमोडिटी है, बहुत सारा कमोडिटी चलता रहता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, मेटल कमोडिटीज़ है, लेकिन गोल्ड कभी भी करेंसी के हिसाब से बिहेव करेगा, यानी उसका जो भी रेट होगा वो करेंसी के हिसाब से बिहेव करता रहेगा। इट बिहेव्स मोर लाइक ए करेंसी। द येलो मेटल इज वेरी वीकली कोरिलेटेड विथ अदर कमोडिटीज। ये अदर कमोडिटी के हिसाब से कभी चलेगा, एंड इज लेस यूज इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यूज होता नहीं, जैसे सिल्वर मेजोरिटी टाइम पे इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, लेकिन गोल्ड कभी इंडस्ट्रियल में यूज होगा नहीं। अनलाइक नेशनल करेंसी द येलो मेटल इज नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर कंट्री। ये सबसे इसका ब्यूटीफुल इसका एक
तरीका है गोल्ड को समझने के लिए कि ये बाकी करेंसी के हिसाब से ये पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए सोना एक ही होता है। उसका रेट अगर यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में है तो वहाँ पे यूएस डॉलर में होगा, ये आपके एक्सचेंज रेट के हिसाब से होगा। जैसे उन्होंने पहले सिस्टम में अपन ने देखा होगा ब्रेटन वुड्स सिस्टम में कि $35 पर आउंस के हिसाब से वो गोल्ड का रेट हुआ था वो टाइम पे, यानी डिसाइड हुई थी सिस्टम। तभी भी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो सकता है, गोल्ड का कभी डिवैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में गोल्ड एज ए करेंसी अभी भी चलता है, राइट। गोल्ड इज अ ग्लोबल मॉनेटरी एसेट एंड इट्स प्राइस रिफ्लेक्ट द ग्लोबल सेंटिमेंट। ये ग्लोबल एसेट है, ना कि ये खाली इंडिया के एसेट है, ना ये कहीं पर्टिकुलर स्टेट की एसेट है, ये ग्लोबल एसेट है, राइट। तो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कैसा चलेगा उसके हिसाब से गोल्ड परफॉर्म करेगा प्राइस में, राइट। तो ये पहला रीज़न है कि रेसेशन आ रहा है या रेसेशन की सिस्टम अभी लग रही है कि रेसेशन हो सकता है, या हालात वैसी है, ना कि उसको टर्म कोई बोल रहा है कि रेसेशन है, लेकिन लो ग्रोथ है। ग्रोथ ऐसा बहुत सारा नहीं है, ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं है, बहुत लो ग्रोथ अभी सब इकोनॉमी में है। तो गोल्ड इज अ ट्रेडिशनल सीन एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका ट्रेडिशन के हिसाब से ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। अभी का टाइम जो है पूरा अनसर्टन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। हाई इन्फ्लेशन, डिप्रिसिएटिंग एक्सचेंज रेट्स एंड इकोनॉमिक रिसेशन, राइट, ये सब अभी का करंट कंडीशन है। द मेन रीजन इज दैट गोल्ड हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। अ करेंसी लाइक द डॉलर और रुपी कैन डिप्रिसिएट इन वैल्यू। डॉलर है, रुपीज है, पाउंड है, कोई भी करेंसी लीजिए आप किसी भी कंट्री का, वो डिप्रिसिएट हो सकता है, राइट। द वैल्यू ऑफ द रुपी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ की रुपीज करेंसी डिपेंड करती है यहाँ की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी है। यूएस डॉलर का डिपेंड करता है कि वहाँ का यूएस डॉलर कैसा है, वहाँ का इकोनॉमी क्या है, वहाँ की ग्रोथ रेट क्या है, वहाँ की मॉनेटरी सिस्टम कैसा बिहेव करेगी, वहाँ की इंटरेस्ट रेट क्या है, राइट। ये वहाँ वो अफेक्ट करेगा डॉलर को, ना कि गोल्ड को, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन का। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है इज अ टर्म टू डिस्क्राइब रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन एनी इकोनॉमी। तो हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है कि जब रैपिड, एक्सेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल प्राइसेस बढ़ती है सब कमोडिटीज की, सब चीज़ों की, राइट। उसका कॉज क्या होता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन हैज़ टू मेन कॉजेस, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी बहुत सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट, एंड डिमांड भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? हैपन्स व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट बिगिंस प्रिंटिंग मनी, वो मनी प्रिंट करना शुरू कर देगी टू पे फॉर द स्पेंडिंग। अभी अगर समझो ज़्यादा प्राइजें बढ़ गई, ज़्यादा डिमांड हो रही है, ज़्यादा लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा प्रिंट करना होगा, राइट। तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगा तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, ज़्यादा करेंसी लगेगी तो ज़्यादा प्रिंट होगी। एज इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइजेस राइज एज इन रेगुलर इन्फ्लेशन। तो रेगुलर इन्फ्लेशन में जैसे प्राइजें बढ़ती है वैसी बढ़ेंगी, लेकिन ये टाइम पे होगा कि उसका सब मनी का सप्लाई भी बढ़ेगा और उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। कैन वाइप अवे द वैल्यू ऑफ योर सेविंग। तो इससे क्या होगा कि आपने जो लोकल करेंसी में आपके पास जो सेविंग है, समझो मैं इंडिया में हूँ तो मेरे पास अगर रुपीज़ में अगर मेरे पास सेविंग है, यहाँ के प्राइजेस बढ़ रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन में, यहाँ की डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा पैसा देना चल रहा है और ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो रही है, तो मेरे पास अगर करेंसी में नोट्स है तो डिवैल्यू हो रही है, क्योंकि वो जो 100 रुपीज़ में मैं चीज़ खरीद रहा था उसके लिए मुझे 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसा बहुत सारी कंट्री में हुआ और मेरा जो सेविंग मैंने किया हुआ है उसका वैल्यू कम होगा, डिवैल्यू होगा। ऐसा जर्मनी में 1923 में हुआ है, जिम्बाब्वे में 2008 में हुआ है। ऐसे टाइम पे ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस गोल्ड मेक्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड क्यों गुड इन्वेस्टमेंट होगा? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं रहता है, राइट। ड्यूरिंग अ रेसेशन गोल्ड इज सीन एज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। रेसेशन के टाइम पे गोल्ड वन ऑफ द बेटर इन्वेस्टमेंट काम करेगा देन से द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से भी अच्छा रिटर्न देगा। इन अ रेसेशन टिपिकली स्टॉक्स विल फॉल एज कंपनीज मेक लेस प्रॉफिट। स्टॉक्स फॉल होंगे या कम होंगे प्राइजेस में, क्यों? क्योंकि रिसेशन के टाइम पे कंपनियों का सेल बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, अल्टीमेटली उनका प्राइस कम होगा। बाय कॉन्ट्रास्ट इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा? गोल्ड इज सीन एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट।
गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट जाना जाता है। और प्रिजर्विंग द वैल्यू ऑफ एसेट, आपके वैल्यू का एसेट का वैल्यू वो प्रिजर्व करेगी, ना कि उसको डिवैल्यू होने देगी। और प्रिजर्वेशन जो है गोल्ड का वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। दिस एनकरेजेस स्पेक्युलेटिव बाइंग ऑफ गोल्ड एज इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई आउट ऑफ अदर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। अदर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, वहाँ से पैसा लोग हटा के लोग गोल्ड प्रीफर करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पहला रीज़न है कि रेसेशन अगर है, हाइपर इन्फ्लेशन है और लो ग्रोथ प्रोजेक्शन है कि पूरी इकोनॉमी को लग रहा है कि लो ग्रोथ होने वाला है ये साल, तो यहाँ से गोल्ड ज़्यादा बढ़ सकता है, राइट। एक फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न हो गया निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। थोड़ा टर्म डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन थोड़ा ट्राई करते हैं। एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट, राइट, और दूसरा होता है रियल इंटरेस्ट रेट। दोनों में बहुत डिफरेंस है, और उसमें भी निगेटिव। पहले समझते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होता है और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पहले समझते हैं। गोल्ड विल ऑल्सो बिकम अट्रैक्टिव इफ वी हैव निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है तो वो टाइम पे गोल्ड ज़्यादा अप्रिशिएट होने के चांसेस है। दैट इज इन्फ्लेशन हायर देन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं कि महंगाई का दर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोले तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, ये इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन ज़्यादा है और नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कम है। तो ये टाइम पे होता क्या है, विथ निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट सेविंग इन बैंक बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। सेविंग अगर आप बैंक में कर रहे हो तो वो लेस अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड गोल्ड बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि गोल्ड प्रिजर्व करेगा आपकी एसेट को, उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करेगा। इंडिया देखिए, इंडियन हिसाब से अपन एग्जांपल देखते हैं। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन विच इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई, राइट। सीपीआई इंडेक्स देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं। 6.09% इन द मंथ ऑफ जून, जून का देख रहे हैं 6.09% था, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ये सीपीआई का नंबर देती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर रेंजिंग फ्रॉम 3.30 टू 6.50। ये क्यों है कि 3.30 टू 6.50 ये एसबीआई के रेट है। ये डिपेंड करते हैं आपके टेन्योर पे कि कितना लंबा टाइम तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप सीनियर सिटीजन हो या आप नॉर्मल सिटीजन हो, उसके ऊपर से भी रेट डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन 6.09 है, और यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है ये 3.30 टू 6.50 है। ये जून का है, लेकिन अभी का अगर देखोगे तो 5-5.5%, 5.50% ही आपको मिलता है। तो अगर इन्फ्लेशन 6.09 है और यहाँ का अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट 4-5% है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट। तो अगर 6% इन्फ्लेशन है और 4% अगर सेविंग बैंक पे मिल रहा है, तो 2% का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है, खाली 2%, यानी आपको मिल रहा है खाली 2%, राइट। A real interest rate is an interest rate that has been adjusted to remove the effects of inflation, right, to reflect the real cost of funds to the borrower and the real yield to the lender. तो borrower को क्या रेट में आ रहा है और वो लेंडर को कौन से रेट में दे रहा है टू एन इन्वेस्टर। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रेफर टू द इंटरेस्ट रेट बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, यानी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं उसका नाम है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है इन्फ्लेशन माइनस आपके नॉर्मल जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे, राइट। तो ये अगर निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट आ रहा है तो गोल्ड के लिए वो बहुत फेवरेट होता है और गोल्ड बहुत अट्रैक्टिव बनता है। वो टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं। तो देखिए ये दो न्यूज़ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट में बी अ न्यू नॉर्मल, एसबीआई का रिपोर्ट है। यहाँ पे रेपो रेट फरवरी में था 5.15, अभी है 4%, बीपीएस चेंज हुआ है -115, राइट। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो एसबीआई का भी है, EBLR है ना, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, इसका है 6.65, पहले था 7.80, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम होते आ रहे हैं, राइट। अगर आप ये अगर 6.65 है इंटरेस्ट रेट, राइट, जो लेंडर को देती है एसबीआई बैंक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से रेट अगर डिपॉजिट किया तो दे रही है आपको 5%, 4%, तो आप निगेटिव रियल इंटरेस्ट आ रहा है और एक कंटिन्यू रह सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आपके गोल्ड प्राइस के लिए, गोल्ड के लिए। और सेकंड आ रहा है एसबीआई 1 ईयर डिपॉजिट रेट्स नाउ ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन इन्फ्लेशन रेट। तो एसबीआई का जो डिपॉजिट का रेट है वो 1% लेस है एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। नेगेटिव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कुड डेटर सेविंग्स व्हिच आर ऑलरेडी टेकिंग अ हिट।
लोग सेविंग करना बंद कर देते हैं वो टाइम पे अगर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे भी निगेटिव मिल रहा है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। नॉट इन टर्म्स ऑफ आपके पैसा कम नहीं होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे इन्फ्लेशन माइनस रियल इंटरेस्ट रेट तो आप वैसे भी निगेटिव में। हाउस होल्ड सेविंग क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट टू मेंटेन फिजिकल बैलेंस। अगर हाउस होल्ड ज़्यादा सेव करना करेगा, ज़्यादा बैंक में रखेगा, इकोनॉमी घूमेगा नहीं, तो वो टाइम पे इकोनॉमी की ग्रोथ कम होती है, तो गवर्नमेंट वो टाइम पे थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप सेविंग मत कीजिए, आप खर्चा कीजिए, स्पेंड कीजिए। और एनालिस्ट का प्रेडिक्शन ऐसा है कि इन्फ्लेशन विल फॉल इन द लेटर हाफ ऑफ 2020 बट रेट्स आल्सो विल रिमेन लो। तो इन्फ्लेशन कम हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी इतनी, मॉनेटरी इतना पैसा घूम नहीं रहा है मार्केट में, लोग इतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, लोग इतना स्पेंड करना नहीं चाहते, राइट। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का इंटरेस्ट रेट भी लो ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड रिमेन अट्रैक्टिव रहेगा साल 2 साल के लिए, और सोना आपकी एसेट की वैल्यू प्रिजर्व करेगा, राइट। और तीसरा, पहला चीज अपन ने देखा है इसमें कि रिसेशन, लो ग्रोथ प्रोजेक्शन, दूसरा देखा है निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, और तीसरा अभी आ रहा है रुपी डिप्रिसिएशन एट टू गोल्ड रिटर्न। रुपीज अगर डिप्रिशिएट हो गया एज कंपेयर टू डॉलर, तो वो यहाँ की गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। वो कैसे? द फॉल ऑफ द इंडियन रुपी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गोल्ड प्राइजेस, राइट। दिस इज बिकॉज नाउ यू नीड मोर मनी टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, राइट। वही गोल्ड, उतना ही ग्राम का गोल्ड, उतना ही आउंस का गोल्ड लेने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब उसकी प्राइस बढ़ गई है, राइट। तो रुपया अगर डिप्रिशिएट होगा तो ये पॉजिटिव रहता है गोल्ड की प्राइस बढ़ने के लिए। द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी इज स्ट्रांगली टाइड टू द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वहाँ की जो करेंसी रहती है उसकी स्ट्रेंथ रहती है वहाँ पे इम्पोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, राइट। व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट, अगर वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है, द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी विल अल्टीमेटली डिक्लाइन, वो कम होने वाली है। ऑन द अदर हैंड द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी विल इंक्रीज व्हेन अ कंट्री इज अ नेट एक्सपोर्टर। वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है और इम्पोर्ट कम कर रही है, तो वो टाइम पे उसकी करेंसी स्ट्रांग बनेगी, स्ट्रेंथन आएगा उसकी करेंसी को। Thus, a country that exports gold, वो अगर गोल्ड एक्सपोर्ट कर रही है और हैज एक्सेस टू गोल्ड रिजर्व उसको एक्सेस है, विल सी एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी व्हेन गोल्ड प्राइजेज इंक्रीज। अगर गोल्ड प्राइजेज इंक्रीज होगा तो उसकी करेंसी को भी स्ट्रेंथ मिलेगा, राइट। बट फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया के लिए क्या है, विच इज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड इम्पोर्ट करती है, ना कि यहाँ पे गोल्ड कहीं बनता है या गोल्ड कहीं पे निकालते हैं लोग इसको। देयर विल बी अ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी ऑफ गोल्ड प्राइसेस। अगर यहाँ की गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है तो इंडिया के लिए निगेटिव है, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे बनता नहीं है, गोल्ड पूरा 100% इम्पोर्ट होता है, राइट। तो रुपये अगर डिप्रिशिएट हो रहा है तो आपका गोल्ड वैल्यू बढ़ रहा है, निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट अगर आ रहे हैं तो आपका गोल्ड का वैल्यू प्रिजर्व होगा। और तीसरा चीज जिसमें जो बताया हुआ है कि रिसेशन के चांसेस ज़्यादा है या इकोनॉमी ग्रोथ स्लो रहने वाली है, तो वो टाइम पे भी सोना बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो अपन ने 3 चीज़ें देखी है कि जो गोल्ड की प्राइस अफेक्ट करने वाली है। लेकिन अभी जो है इसमें बेस्ट वे क्या है, विच इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? गोल्ड कॉइन बार है, गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, सोवेरिजन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड फंड्स है और गोल्ड ईटीएफ्स है। ये जो मैंने 5 चीज़ें यहाँ पे बताई है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इसका इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, इसमें आपको कॉस्ट कितना आएगा इन्वेस्ट करने का, और सबसे बढ़िया चीज़ आपको यहाँ से वो कौन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। नॉर्मल ज्वेलरी दे सकती है, गोल्ड कॉइन दे सकता है, गोल्ड ईटीएफ दे सकता है, राइट। तो गोल्ड करेंसी है, गोल्ड को बहुत पुराना हिस्ट्री है, और गोल्ड की जो करेंसी है ये लोकल इकोनॉमी से मायने नहीं रखती है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड की करेंसी है, ये उसकी वैल्यू प्रिजर्व करती है, राइट। ये अपन ने देखा गोल्ड के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच। ये मैंने सोर्स दिया हुआ है स्लाइड में कि यहाँ पे कहाँ से मैंने डाटा लिया, विकीपीडिया से लिया, gold.org से लिया हुआ है, राइट। जागरणजोश.com एक अच्छा नॉलेज वहाँ से मिलता है, वहाँ से लिया हुआ है। ये मेरी लाइब्रेरी दिख रही होगी आपको, ये लाइब्रेरी बुक्स है, ये मैंने बुक रिटर्न किया हुआ है, ये बुक मेरे ब्लॉग पे आप खरीद सकते हो। ये कुछ सेमिनार डिलीवर किए वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। मैं ब्लॉग लिखता हूँ www.harishkawadkar.com, आप वहाँ पे विजिट कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉरेन बफेट के लेटर्स, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वहाँ पे रिव्यूज़ किया हुआ है, तो आपको अच्छा नॉलेज वहाँ से मिल सकता है। ये मेरा नॉर्मल डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, सब मेरे पर्सनल थॉट है। आपका
अगर गेन है लॉस है तो आपके लिए आप खुद जिम्मेदार है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और जो भी मैं करता हूँ खाली नॉलेज बिल्डअप के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ। और हाँ, सबसे मेन चीज़, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इसका बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, राइट। थैंक यू सो मच।